हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ओके, उसका यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 3 है CSIR नेट केमिकल साइंस का, वो हम लोग लेके आ गए हैं। और आज के टॉपिक में हम लोग जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसका यहाँ पे जो थर्ड लेक्चर है वो हम लोग देखने वाले हैं। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग अलग अलग सिमेट्री टाइप्स को देखेंगे, असिमेट्रिक सेंटर क्या होता है एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। ये तीन टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके। और आपको पता है कि सिमेट्री के अंदर आप अलग अलग तरह के अलग अलग सिमेट्री को आप देखते हो, तो हर एक टाइप को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका सिमेट्री, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आप ये हेडलाइन को आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आप छोड़ दो। लेकिन अगर आपको सिर्फ सिमेट्री की बात की जाए, ओके, कि सिमेट्री कौन कौन सी होती है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सिमेट्री टोटल 4 टाइप की होती है, ठीक है। पहला सिमेट्री होता है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये आपका सबसे पहला टाइप है। उसके बाद अगर आप दूसरे टाइप के जाओगे तो दूसरा टाइप है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये आपका क्या है, दूसरा टाइप है, ठीक है। उसके बाद आप अगर तीसरे टाइप पे जाओगे तो तीसरा टाइप है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, ओके। तो ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे तीसरा टाइप है। उसी तरीके से अगर आप चौथे टाइप पे जाओगे तो चौथा टाइप है आपका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ओके। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ओके। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका चौथा टाइप है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 4 टाइप है और हम लोग एक एक करके सारे के सारे जो टाइप्स है उनको हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे देखो कि जो सबसे पहला यहाँ पे आपका दिख रहा है, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, वो है आपका यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या क्या चीजें होती है सिमेट्री में, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और वो सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं, ओके। सबसे पहले आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CN से, ओके। और CN की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 360 डिवाइडेड बाय n, ओके। अगर आपको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, जैसे अगर आपको C1 सिमेट्री दिया जाता है, तो C1 सिमेट्री आप कैसे निकाल सकते हो, आपको सिंपली क्या करना होगा, 360 डिवाइडेड बाय 1 करना होगा, ओके। यहाँ पे 1 करोगे तो C1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी, वो होगी आपकी 360, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको C2 की निकालनी है, C2 सिमेट्री निकालनी है, तो 360 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 180, ओके। तो ये 180 डिग्री आ जाएगा, रोटेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका C3 है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 360 को आपको 3 से डिवाइड कर देना है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 120 आएगी, ठीक है। उसी तरीके से आप C4 की निकाल सकते हो, और C4 में क्या आ जाएगा आपका 360 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ये 90 डिग्री। उसी तरीके से आपको जो सिमेट्री चाहिए आप वो सिमेट्री यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन बेसिकली हम लोग जो मेन हम लोग जो पढ़ते हैं, अगर आप सिमेट्री देखोगे तो हम लोग C1, C2, C3 एंड C4 ये चारों सिमेट्री के बारे में हम लोग ज्यादा देखते हैं। और ये चारों सिमेट्री ही हमें मेन तरीके से आपको पूछी जाती है एग्जाम के अंदर भी। तो आपको इनके अलावा अगर आप कोई और सिमेट्री चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो 4 सिमेट्री है ये आपको याद होनी चाहिए कि आपको किस तरीके से ये चारों सिमेट्री को आपको लिखना है, ओके। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, C1 का तो आप एक सर्कल आएगा तो उसके अंदर कोई सिमेट्री आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ C2 सिमेट्री का, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, C2 सिमेट्री का एक एग्जांपल लिया है ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि C2 सिमेट्री आप किस तरीके से देख सकते हो, ओके। सपोज मैंने यहाँ पे एक सिंगल कार्बन लिया है, ये आपका सिंगल कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन से 4 अलग अलग क्या है, ग्रुप अटैच है, ठीक है। और चारों ग्रुप यहाँ पे आप देखोगे तो चारों ग्रुप अटैच है। यहाँ पे अगर आपका H1 है, ठीक है, यहाँ पे आपका H2 है, ये आपका अलग ग्रुप है और ये आपका अलग ग्रुप है। अभी मैं अगर मैंने इसको रोटेट किया सपोज 180 डिग्री पे, ठीक है, 180 डिग्री पे आपका क्या है, C2 है, इसके लिए हमने 180 डिग्री पे रोटेट किया क्योंकि हम लोग C2 एग्जांपल देख रहे हैं। तो क्या होगा कि ये तो आपका सेम हो जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे। ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो H2 है, H2 आपका इस साइड आ जाएगा और H1 क्या है आपका इधर आ जाएगा। यानी इसके अंदर आपको C2 जो सिमेट्री है
वो आपको क्या हो रही है देखने के लिए मिल रही है। ओके, तो इसी तरीके से आप नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं और आप उसकी जो सिमेट्री है वो आप बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी सिमेट्री आप इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देखते हैं C2 सिमेट्री की, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपका जो एग्जांपल नंबर 1 है उसको हम लोग लेते हैं। यहाँ पे सिंपल सा अगर आपने एक बेंजीन बनाया, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं एक बेंजीन बनाते हैं, और बेंजीन में आपको देखना है कि क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। सपोज हम क्या कर रहे हैं, इसके सेंटर से एक लाइन पास कर रहे हैं, आप किधर से भी पास कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से एक सेंटर से हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन पास कर रहे हैं। ये आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। आप चाहे तो इस तरीके से भी पास कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरीके से भी आप पास कर सकते हैं, इस तरीके से, यानी हर तरीके से आप इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, इसको आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर आता है C2, तो आपको यहाँ पे 180 डिग्री का रोटेशन कर देना है। ओके, अगर आप 180 डिग्री का रोटेशन करते हो बेंजीन में, तो आपको उसके अंदर कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। सेम आपको जो कंपाउंड है वो आपको दूसरी तरफ भी मिलेगा। उसके अगर आप एक तरह से बेंजीन का अगर आप एक सॉर्टेड फॉर्मूला बनाते हो, जैसे बेंजीन को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे हमने रेजोनेंस यहाँ पे बनाया है, यानी आप यहाँ पे नीचे अंदर सर्कल देख सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से भी बेंजीन को बनाते हो। अगर सपोज मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, ओके, तो 180 डिग्री जब रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, यानी थोड़ा सा आपको इसके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। ओके, लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि इसके अंदर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। इसके लिए हम लोग जो जब भी हम लोग जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं सिंगल, वो हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, ताकि आपको जो रेजोनेटिंग है वो समझ में आ जाए। ओके, आप रेजोनेटिंग के बारे में जानते ही होंगे कि किस तरीके से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, उसी तरीके से एक और एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, और उसके बाद हम लोग सारे के सारे क्या करेंगे, उसका जो C2 है, ओके, या फिर कौन सा सिमेट्री उसके अंदर है, C2 है या C3 है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर देखेंगे। ओके, एक और एग्जांपल यहाँ पे लेता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ये एग्जांपल है, ये भी आपका बेंजीन का है, लेकिन इसके अंदर आपको सिंगल और डबल बॉन्ड बहुत अच्छे से देखने के लिए मिल रहे हैं। इसका भी हम क्या करेंगे, C2 सिमेट्री करेंगे, जो है आपका 180 डिग्री रोटेशन। ओके, और 180 डिग्री पे अगर आप रोटेट करोगे किसी भी कंपाउंड को, तो वो क्या होगा, इसके जो जैसे हमने ऊपर बताया था आपको, यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से जो चेंजेस है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से आपको जो रोटेशन है आपको करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप चाहे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन है उन्हीं से आप सेटिस्फाई हो। ओके, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया जाता है, तो 3 क्वेश्चन में अगर मैं आपको इस तरीके से एक डायग्राम दे देता हूँ, ठीक है, तो क्या आप इसके अंदर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ढूंढ सकते हो, या फिर जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्या इसके अंदर आप बता सकते हो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। ठीक है, अगर हमने 180 डिग्री पे इसको रोटेट किया, तो इसका जो डायग्राम होगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ये सिंपली आपका इस तरीके से है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, सेम रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बस क्या होगा कि ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ पे आ जाएगा, सपोज यहाँ पे 1 है, ये आपका 2 है, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, और कोई चेंजेस आपको इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, और आप इसका मुझे आंसर भी बताओगे, साथ में इसको मैं सॉल्व भी करूंगा। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज यहाँ पे एक आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले कुछ एग्जाम्पल को ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि आप इसको बता सके कि किस तरीके से इसका ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे आपका ये CH3 ग्रुप है, यहाँ पे भी आपका CH3 ग्रुप है। ओके, आपको बताना है इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपको एक और देता हूं मैं। अगर आपको कोई लीनियर आइटम पूछा जाता है, क्योंकि बहुत बार क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लीनियर आपके एक्सिस ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O, यानी C डबल O2 CO2। तो इस तरीके से अगर आपको इसका यहाँ पे अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला जाए, तो इसको आप किस तरीके से करोगे वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा कंपाउंड लेता हूँ जिसमें आपको C2 ना देख के आपको C3 दिखना है। ओके, यहाँ पे आप देखो तो आपका ये F3 है। ओके,
ये आपका F2 है और ये आपका क्या है F1 है। ओके, ये अलग अलग फ्लोरीन है, सिर्फ हमने क्या किया है नेम इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इसके अंदर आपको क्या देखना है C3 देखना है, ठीक है, सॉरी, इसके अंदर आपको C3 देखना है, इसके अंदर आपको C2 देखना है, इसके अंदर भी आपको C2 देखना है। यानी 180 का रोटेशन हो गया, यहाँ पे भी आपका 180 का रोटेशन हो गया और यहाँ पे आपका 120 का रोटेशन हो गया, क्योंकि ये क्या है C3 है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर सपोज हम इसका 180 का रोटेशन करते हैं तो 180 का रोटेशन में क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या कोई चेंजेस आने वाले हैं? तो बिल्कुल चेंजेस नहीं आने वाले हैं। सिर्फ क्या होगा कि अगर आप इसको इस तरीके से रोटेट करते हो, ठीक है, 180, तो यहाँ पे 90 वापस जाओगे तो वापस कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड क्या होने वाला है, यहाँ पे सेम फॉर्म होने वाला है। यहाँ पे आपका ये सॉलिड बॉन्ड पे CH3 ही आने वाला है और यहाँ पे जो आपका डैश डैश बॉन्ड है वहां पे भी आपका CH3 ही आने वाला है और ये आपका क्या है, यहाँ पे C2 रोटेशन आपका होते हुए दिखेगा। ओके, उसी तरीके से अगर आप किसी लीनियर में अगर आप पास करते हो यहाँ पे इस तरीके से, अगर आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री करते हो यानी उसके एक्सिस से इसको कट करते हो, तो यहाँ पे आपको सेम जो कंपाउंड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा लीनियर में। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको C3 कहा जाए तो C3 में आपके थोड़े से चेंजेस होंगे। जैसे ये आपका सेंट्रल है, ठीक है, ये आपका एक ऊपर था, एक लेफ्ट था, एक राइट था। अभी क्या होगा, अगर आपने इसको 120 किया तो सपोज ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां आने के लिए कितना हो गया, ये 90, ओके, या 120 हो गया, और यहां से यहां जाने के लिए 120 और यहां से यहां जाने के लिए कितना हो जाएगा 120। तो हम क्या करें, इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो F3 था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ का जो F1 है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ का जो F2 है वो कहाँ आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका F2। तो ये कितना हो गया आपका 120 का रोटेशन हो गया, और इसके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है आपका 120 का होता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ऐसे जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं वो आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ओके, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा ये एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। सपोज यहाँ पे आपका ये जो फ्रंट साइड है वहां पे आपका CH3 है। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी आपका ये जो फ्रंट साइड है यहाँ पे आपका CH3 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका एक फ्रंट साइड और दिया जाए जिसमें आपका CH3 है, अभी आपको सिंपली ये बताना है कि ये अगर 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। अगर आप इसका सिंपली अगर C3 रोटेशन करते हो तो C3 में आपका 120 का अगर रोटेशन होता है तो क्या किस तरीके का जो कंपाउंड है यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलेगा। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे सॉलिड बॉन्ड है, यहाँ पे भी आपका सॉलिड बॉन्ड है, यहाँ पे भी आपका सॉलिड बॉन्ड है। ओके, सॉलिड बॉन्ड यहाँ पे अगर आप इस तरीके से इसको रोटेट करते हो तो ये जो C3 1 है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये C3 1 हो जाएगा। ये जो आपका CH3 2 है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो CH3 3 है वो कहाँ आ जाएगा, CH3 1 की जगह पे। ओके, तो यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा, यहाँ पे 3। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, अगर आपको ऐसे एग्जाम्पल पेपर के अंदर आते हैं तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और मेरे हिसाब से ये नहीं लगता कि ये जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं वो बहुत ज्यादा टफ है। ओके, या फिर इसके अंदर आपको दिक्कत आने वाली है। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग सिमेट्री के दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री के दो टाइप होते हैं, तो आपको ये दोनों टाइप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है आपका वर्टिकल। ओके, वर्टिकल प्लेन आप देखोगे, वर्टिकल प्लेन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका ये प्लेन है, ठीक है, अगर ये सपोज आपका एक कोई प्लेन है तो इस प्लेन को आप इस तरीके से देखोगे, वर्टिकली देखोगे यानी 90 डिग्री पे देखोगे। ओके, दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल आपको पता है कि आपको किस तरीके से देखना है, इसमें आपको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे बताने की जरूरत है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, ओके, यानी मॉलिक्यूल के सेम है तो उस चीज को हम लोग मॉलिक्यूलर प्लेन भी कह सकते हैं। और अगर आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टल किस तरीके से होता है, सीधी होती है, यानी अगर आपका यहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर मॉलिक्यूल इस तरीके से है तो जो आपका प्लेन भी पास होने वाला है वो इसी तरीके से पास होगा। ठीक है, अगर आपका मॉलिक्यूल दूसरे एंगल से है तो दूसरे एंगल में भी क्या होगा, आपका जो प्लेन है वो उसी तरीके से क्या होगा, पास होगा। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं अब एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके,
अगर सपोज मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया और आपको सिंपली इसके अंदर बताना है क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, यहाँ पे हमने एक सिंगल कार्बन लिया। ओके, सिंगल कार्बन के ऊपर आपके टोटल 4 ग्रुप यहाँ पे आपके यहाँ पे अटैच किए हमने। यहाँ पे सपोज आपका H1 है और यहाँ पे आपका H है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे दोनों में आपका H1 है। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक प्लेन पास करना है और प्लेन पास करके आपको देखना है कि क्या ये इक्वली डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सपोज आपने यहाँ से एक प्लेन पास किया, ठीक है। यहाँ से अगर आप प्लेन पास करोगे इस तरीके से, तो इसके अंदर जब प्लेन पास होगा यहाँ पे, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आपका कार्बन है, यहाँ पे भी आपको H देखने के लिए मिलेगा हाफ साइड में, और यहाँ पे भी आपको H है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये बेसिकली किस में होता है आपका, ये होता है आपका वर्टिकल प्लेन में। आप देख सकते हो इसको हमने क्या किया है, वर्टिकली इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट के अंदर, ठीक है। आप चाहो तो इसको वर्टिकली के और कुछ एग्जाम्पल है उनको आप देख सकते हो। चाहे अगर आप बेंजीन का एग्जाम्पल है यहाँ पे अगर आप देखते हो, तो बेंजीन के एग्जाम्पल में भी आप बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से देख सकते हो कि इसके अंदर भी आपका जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो होगा। लेकिन इसके अंदर आप वर्टिकली हॉरिजेंटली आप किसी तरीके से भी कर सकते हो। अगर हमने यहाँ पे हॉरिजेंटली इसको कट किया तो भी आपका इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दोनों देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर आपका वर्टिकल प्लेन हो, ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, वो दोनों चीजें आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ओके, कैसे आप यहाँ पे वर्टिकली भी इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। यहाँ पे 2 पार्ट के अंदर आपने हॉरिजेंटली भी इसको क्या किया, कट किया। तो इसमें हम सिंपली कह सकते हैं कि इसके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, प्रेजेंट है। ओके, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखना किस तरीके से है, ओके, और करना किस तरीके से है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिख के देता हूं, आपको ये बताना है कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है उनको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं और आपको बताना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल को बहुत स्लो स्लो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सपोज यहाँ पे अगर आप पहला वाला यहाँ पे देखते हो, तो पहले वाले में आपको बताना है कि क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। ओके, सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं कोई प्लेन यहाँ पे पास करता हूँ, तो क्या इसके अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी दोनों आपको हाफ हाफ देखने के लिए मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अगर मैं क्या यहाँ से अगर सेंटर से यहाँ पे पास करता हूँ इस तरीके से, तो क्या आपको दोनों साइड आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो ये क्या होगा आपका, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा प्रेजेंट। ओके, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखते हो, जो आपका ये ग्रुप है, अगर मैं यहाँ पे आपका एक प्लेन यहाँ से ऊपर से पास करता हूँ CH3 को होते हुए, तो क्या इसके अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए मिलती है, बिल्कुल आपको मिलती है। ओके, यहाँ से अगर मैं सेंटर से यहाँ पे आपको एक प्लेन पास करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस साइड आपका बराबर ये आधा है और ये आधा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसके अंदर भी आपको क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। ओके, उसी तरीके से हम बाकी के सारे एग्जाम्पल को यहाँ पे अभी देखने वाले हम कि इसके अंदर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ओके, अभी यहाँ पे मुझे बताओ, ये तीनों ग्रुप आप देखोगे कि तीनों ग्रुप क्या है, अबव द प्लेन है। अभी आपको लगेगा कि इसके अंदर हम प्लेन कैसे पास करें, तो आप कहीं से भी यहाँ पे जो प्लेन है वो पास कर सकते हैं। हमने इस तरीके से क्या किया है, प्लेन को पास किया है। ओके, आप चाहो तो ये वाले कार्बन को कंसीडर कर सकते हो, आप चाहो तो ये वाले कार्बन को भी आप कंसीडर कर सकते हो। ओके, अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे ये वाले कार्बन को इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और यहाँ से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अलग है। ओके, और दोनों पार्ट क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। इसके लिए आप इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ऐसा आप कह सकते हो। ओके, सेवेंथ वाले में देखो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो सेवेंथ वाले कंफ्यूजन को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। आप इसके अंदर सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से देख सकते हो, जो आपका ऊपर वाला कार्बन है। ओके, यहां से, और इसके अंदर क्या है, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहां से जब आप कट करोगे, प्लेन पास करोगे, तो यहां से आपको ये आधा मिलेगा और यहां से ये आधा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये भी जो ऑप्शन है क्या है, करेक्ट है। ओके, इसके अंदर से भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से आप निकाल सकते हो। यहाँ से अगर आप लाइन पास करते हो, प्लेन पास करते हो, तो इसके अंदर भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए मिलेगी। ओके, अभी बात करते हैं हम लोग नाइन्थ वाले एग्जाम्पल की। अगर आप नाइन्थ वाले एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखो, तो क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि ये अबव द ग्रुप है और ये आपका बिलो द प्लेन है। ओके,
अगर हम क्या करते हैं, यहां से अगर पास करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगा और यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगा। यहाँ से अगर हम पास करते हैं प्लेन इस तरीके से, ओके, तो यहाँ से आपको डिफरेंट मिलेगा और यहाँ से आपको डिफरेंट मिलेगा। इसके लिए ना इसके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो 10th वाला ग्रुप है, 10th वाला जो आपका यहाँ पे कंपाउंड दिया है, उसके अंदर हम प्लेन ऑफ यहाँ पे जो प्लेन है वो पास करेंगे तो यहाँ पे आपको जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ओके, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। 11th में आप कहीं से भी क्या कर सकते हो, प्लेन को पास कर सकते हो, आपको सब जगह से जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से 12th में भी देखो, आप 12th में इस तरीके से भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आप इस तरीके से भी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे भी आपका जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, प्रेजेंट है, ओके। 13th वाले में आप इस तरीके से प्लेन पास करते हो CH3 को होते हुए यहाँ पे आपका हाफ ऑफ, तो यहाँ पे भी जो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। उसके बाद आप 14th वाले एग्जांपल को देखो। 14th वाले एग्जांपल में भी आप यहाँ से सेंटर से आपका क्या होगा, प्लेन यहाँ पे पास होगा, तो इसके अंदर भी आपका जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। 15th वाले में भी सेम आपको करना है। 15th वाले में भी अगर आप सेम यहाँ से प्लेन पास करते हो तो इसके अंदर भी आपका जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, प्रेजेंट है, ओके। लेकिन अगर आप 16th वाला देखते हो, यहाँ पे जो 16वां आप एग्जांपल देखते हो, इसके अंदर आपका किसी तरीके का जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, प्रेजेंट नहीं है। कैसे नहीं है, अगर आप यहाँ से पास करते हो तो यहाँ से आपका ये वाला जो ग्रुप है वो अलग हो जाएगा, ओके, और यहाँ ये वाला जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे आपका जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो प्रेजेंट नहीं है, ओके। इसके अंदर अगर आप देखो 17th वाले ग्रुप के अंदर जो 17वां आपका ग्रुप है, तो इसके अंदर भी आपका जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, प्रेजेंट नहीं है। अगर आप यहाँ से पास करते हो, यहाँ से पास करते हो, या फिर आप यहाँ से पास करते हो, या फिर आप यहाँ से पास करते हो, आप तीनों जगहों से देखोगे कि इसके अंदर आपको किसी तरीके का जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, ओके। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें आपको करनी है, ओके। अभी यहाँ पे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले उसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ओके। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको दिया है वो है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, ओके। अगर आप यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री को देखते हो तो उसका यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि एनी पॉइंट इन द स्पेस दैट कैन बी यूज एज द मिरर टू द रिफ्लेक्टिंग द ग्रुप ऑन अ मॉलिक्यूल बैक थ्रू इट इन द अपोजिशन डायरेक्शन एंड द ऑब्टेन एन इक्विवेलेंट ग्रुप इज नोन एज द सेंटर ऑफ सिमेट्री, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया हो जाए कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या है, ओके। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। ये कंपाउंड को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका क्लोरीन ग्रुप है। उसी तरीके से इस साइड भी आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्लोरीन ग्रुप है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ओके। अभी मुझे बताओ कि क्या यहाँ से ये सेंटर ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, ओके। तो इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये आपका सेंटर है, इस सेंटर को होते हुए यहां से मैं एक लाइन पास करता हूं जो क्या कर रही है, दोनों हाइड्रोजन को कट कर रही है, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे क्लोरीन के लिए क्लोरीन को होते हुए सेंटर को पास करते हुए यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। तो इसके अंदर ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, जो स्पेस में दोनों तरफ से आपको सेम जो कंपाउंड है, ओके, जो आपको दोनों तरफ से सेम जो मॉलिक्यूल है अगर वो रिप्रेजेंट करती है तो उस वैसे ग्रुप को हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या कहते हैं, ओके। उसी तरीके से आप यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको एक, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करता हूँ, ओके। इस एग्जाम्पल को देख के बहुत से लोगों को लगेगा कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ओके। ये आपका Cl है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका सेंटर हो गया। अभी आपको बताना है कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। अगर सपोज आप क्या करते हो, यहाँ पे क्लोरीन को लेके यहाँ पे एक लाइन पास करते हो सेंटर से, ठीक है, तो ये क्लोरीन क्लोरीन मैच हो रहा है। यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन को देखते हो तो हाइड्रोजन में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है। तो दोनों में आपको जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है ये क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। इसके अंदर हम इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर आपका जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, प्रेजेंट है, ओके। उसी तरीके से एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। ये आप इस एग्जाम्पल को सोहर्स एग्जाम्पल है। अगर आपको यहाँ पे ये आपका एक क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में क्या है, आपका आयोडीन है, राइट साइड में क्या है, इसका एक ब्रोमीन है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, ठीक है।
इसके राइट साइड में आपको क्या दिया है, ब्रोमीन दिया है, और इसके लेफ्ट साइड में आपको क्या दिया है, आयोडीन दिया है। ओके, अभी आपको बताना है कि क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर में मैं मानता हूँ। तो सेंटर से अगर मैं क्लोरीन होके एक लाइन पास करता हूँ तो यह क्लोरीन को मैच हो रही है, यानी एक सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको मिल गया क्लोरीन का। अभी मुझे आयोडीन का देखना है, तो आयोडीन में भी मैं यहाँ से सेंटर से लेके एक लाइन पास करता हूँ जो क्या कर रही है, आयोडीन को मैच कर रही है, दूसरा भी हो गया। फिर एक और क्या करता हूँ, जो लाइन है वो मैं पास करता हूँ सेंटर से, और ये होते हुए जाएगी ब्रोमीन को। ओके, तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे कि जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिखाई देती है। तो ये ऐसे जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा इजी है, आपको किसी तरीके की जो कोई तकलीफ है वो आपको ऐसे क्वेश्चन में नहीं होने वाली। ओके, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देखते हैं, आपको ये सॉल्व भी करने हैं और साथ में हम सॉल्व भी करवाएंगे। ओके, सपोज यहाँ पे आपका एक एग्जांपल है। ठीक है, ये एग्जांपल को आप ध्यान से देखो, आपको सिर्फ बताना है कि इसके अंदर आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, ये आपका क्लोरीन हो गया, यहाँ पे आपका एक क्लोरीन हो गया, ये दोनों क्या है, आपके फ्रंट साइड में है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये बैक साइड में यहाँ पे आपका एक ब्रोमीन हो गया, यहाँ पे भी आपका जो बैक साइड है, बैक साइड में आपका क्या हो गया, ब्रोमीन हो गया। अभी आपको बताना है कि क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे मैं इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, ये आपने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये वाला इस तरफ आ जाएगा, तो आपका ऊपर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, सॉरी यहाँ पे आपका ब्रोमीन आएगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आएगा। ओके, ये दोनों ग्रुप को हमने क्या किया, इस तरीके से हमने लिख लिया। अभी आपको क्या करना है, जो क्लोरीन ग्रुप है, एक क्लोरीन ग्रुप आपका यहाँ पे आने वाला है और दूसरा आपका जो क्लोरीन ग्रुप है यहाँ पे आने वाला है। अभी मुझे बताओ कि क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आप यहाँ पे बी आर को देखोगे तो बी आर के अंदर आपका जो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, यानी बी आर क्या करेगा, सेंटर को क्रॉस करते हुए, उसी तरीके से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी क्या करेगा, सेंटर को क्रॉस करते हुए जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे क्लोरीन को देखना चाहते हो तो क्लोरीन को आप रिप्लेस कर दो, यानी इस तरीके से लिख दो, तो क्लोरीन आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या करेगा, यहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरीके से ऐसा जो कंपाउंड है आपको वो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं कि आपको इसमें बताना है कि क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया, और इस एग्जांपल में सपोज यहाँ पे जो आपका फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में आपका क्लोरीन है। ओके, बैक साइड में आपका क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है। तो यहाँ पे फ्रंट में भी आपको क्लोरीन है और बैक में भी क्लोरीन है। अभी आपको क्या करना है, सेंटर से अगर आप यहाँ पे लाइन पास करोगे तो मुझे बताओ क्या दोनों आपको इक्विवेलेंट मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। तो इसके अंदर जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, आपका अब्सेंट है। ओके, तो आपको इस तरीके से ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है आपको करने हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारे एग्जाम्पल को। और यहाँ पे सबसे पहले जो डेफिनेशन दिया है, अगर आप डेफिनेशन को भी एक बार रीड करते हो तो आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें आपको सॉल्व करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको दिया है वो है आपका यहाँ पे असिमेट्रिक सेंटर। ओके, तो असिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा, और इसका जो डेफिनेशन है वो, उसके लिए आपको यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो आपको मैं लिख के यहाँ पे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो असिमेट्रिक सेंटर होते हैं उसको हम लोग कैसे बोलते हैं कि कार्बन एटम इज डिफाइंड एज द कार्बन विद इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड देन कंटेन द 4 डिफरेंट एटम और द ग्रुप ऑफ द एटम बॉन्डेड टू इट। ओके, अभी इसको किस तरीके से समझते हैं वो सबसे इजी तरीके से मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पे समझाता हूँ,
ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सपोज यहाँ पे क्या बोला है कि कार्बन एटम इज डिफाइंड एज अ कार्बन विथ इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सपोज किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका एक कार्बन है, ओके, दैट कंटेन द 4 डिफरेंट एटम। तो आपको पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, और चारों जो वैलेंसी होगी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। सपोज यहाँ पे अगर आपका हाइड्रोजन आता है तो यहाँ पे आपका OH ग्रुप आएगा, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप आएगा, और यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे असिमेट्रिक सेंटर को ढूंढना है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप किसी भी कंपाउंड को देखते हो तो उसके अंदर आप देखो कि जो कार्बन है वो कार्बन पे क्या आपकी जो चारों वैलेंसी है, चारों उसकी जो वैलेंसी है वो क्या डिफरेंट है। अगर चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है तो वो जो कार्बन होगा वो क्या होगा, असिमेट्रिक सेंटर कहलाएगा। ओके, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको असिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको मुझे यहाँ पे बताना है कि क्या इसके अंदर असिमेट्रिक सेंटर है या नहीं है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे आपका ये फ्लोरीन हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, और यहाँ पे ये आपका आयोडीन हो गया। ठीक है, और सेंटर वाला क्या है, आपका कार्बन है। अभी मुझे बताओ कि इसकी चारों वैलेंसी क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है कार्बन के ऊपर। तो इसके अंदर जो आपका असिमेट्रिक जो सेंटर है वो क्या है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं ये एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो ये पहले कार्बन के साथ आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, उसके फ्रंट में आपका यहाँ पे OH ग्रुप है, और बैक साइड में आपका यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है। ओके, उसके बाद दूसरा जो कार्बन है, दूसरे कार्बन में यहाँ पे आपका जो इथाइल ग्रुप है वो है। ओके, उसके बाद इसके जो फ्रंट साइड में है वो है आपका OH ग्रुप, और बैक साइड में आपका क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है। अभी मुझे आप बताओ कि क्या इसकी जो दोनों कार्बन यहाँ पे दिए हैं, चाहे आपका कार्बन नंबर 1 हो या कार्बन नंबर 2 हो, क्या वो असिमेट्रिक कार्बन है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले कार्बन को देखते हैं जो आपका पहला वाला कार्बन है। पहले वाले कार्बन को अगर देखो तो पहले वाले कार्बन में आपका एक ग्रुप अलग है। ठीक है, दूसरा ग्रुप यहाँ पे आपका अलग है, तीसरा ग्रुप यहाँ पे आपका अलग है, और चौथा ग्रुप अगर देखोगे तो चौथा ग्रुप भी आपका क्या है, अलग है। तो ये क्या है, आपका जो कार्बन नंबर 1 है वो असिमेट्रिक है। कार्बन नंबर 2 क्या आपका असिमेट्रिक है, यहाँ पे आपका एक ग्रुप हो गया जो डिफरेंट है, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा। ओके, तो यहाँ पे भी आपको जो चारों ग्रुप है वो क्या हो रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, चारों की जो वैलेंसी है वो अलग अलग है। ठीक है, इसके लिए ये जो कार्बन होगा आपका, वहां पे आपको 4 डिफरेंट ग्रुप आपके अटैच है दोनों कार्बन पे, इसके लिए ये क्या होगा, आपका असिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे कहलाएगा। जो दोनों कार्बन है आपके क्या है, असिमेट्रिक सेंटर है। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारी चीजें हैं वो आपको पता करनी है। उसके बाद आप अलग अलग कंपाउंड में भी यहाँ पे जो असिमेट्रिक सेंटर है उनको आप फाइंड कर सकते हो, ये बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे अगर आपको कहा जाए, यहाँ पे सिंगल कार्बन है तो सिंगल, यहाँ पे सिंगल कार्बन में आपने फाइंड किया। अगर सपोज यहाँ पे मैं आपको डबल कार्बन दे देता हूँ, 2 कार्बन वाले अगर कंपाउंड देता हूँ, और उसके अंदर मैं कहता हूँ कि आपको असिमेट्रिक सेंटर फाइंड करना है, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये मुझे बताना है। सपोज यहाँ पे क्या है, आपका क्लोरीन ग्रुप है, यहाँ पे भी आपका क्लोरीन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका OH लेता हूँ और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लेता हूँ। अभी मुझे बताओ कि ये जो दोनों कार्बन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, चाहे आपका ये कार्बन नंबर 1 होने दो या कार्बन नंबर 2 दो होने दो, क्या ये दोनों आपके असिमेट्रिक सेंटर हैं, वो आपको बताना है। ओके, अगर आप कार्बन नंबर 1 देखोगे तो कार्बन नंबर 1 में ये जो पहली यहाँ पे आपको एटम दिया है, ठीक है, ये पहला है, ये आपका डिफरेंट है। ये दूसरा आपका जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, तीसरा जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, और चौथा ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये आपका पूरा ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो ये आपका कौन सा हो गया, चौथा ग्रुप हो गया। तो ये जो कार्बन नंबर 1 है वो तो आपका क्या है, यहाँ पे आपके डिफरेंट दिख रहा है। अभी मुझे बताओ कि आपके ये 4 तो हो गए, अभी ये जो दूसरा वाला कार्बन है, क्या दूसरा वाला कार्बन भी सेम इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो दूसरे वाले कार्बन में भी ये ग्रुप आपका अलग है, ये ग्रुप आपका अलग है, ये ग्रुप आपका अलग है, और यहाँ पे ये चौथा जो पूरा यहाँ पे आपको ये जो ग्रुप दिख रहा है ना, ये भी क्या है, अलग है। इस तरीके से ये आपका क्या है, असिमेट्रिक सेंटर है, जो आपका कार्बन नंबर 1 होने दो या आपका 2 होने दो, दोनों कार्बन क्या है, आपके असिमेट्रिक सेंटर है। और इसके अंदर टोटल कितने असिमेट्रिक सेंटर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, टोटल 2 असिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो मुझे बताओ कि क्या ये ऐसा करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आपको असिमेट्रिक सेंटर ढूंढना क्या डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं है। ओके,
आप यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल को यहाँ पे देख सकते हो जिसके अंदर आपको असिमेट्रिक जो सेंटर है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, ये बेंजीन है, ठीक है, ये आपका एक बेंजीन रिंग है सिंपल सा। इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपका यहाँ पे फ्रंट साइड में आपका OH है, ठीक है, यहाँ पे आपका बैक साइड में आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका फ्रंट साइड में यहाँ पे क्लोरीन है और बैक साइड में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी आपका जो फ्रंट साइड है वहां पे आपका क्लोरीन है, ओके, और यहाँ पे जो आपका बैक साइड है, बैक साइड में आपका क्या है, हाइड्रोजन है। अभी मुझे बताओ कि इसके अंदर कितने आपके जो असिमेट्रिक कार्बन है आपको वो देखने के लिए मिल रहे। ओके, सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाले कार्बन को कंसीडर करता हूँ, ये वाले कार्बन को कंसीडर करता हूँ और ये वाले कार्बन को कंसीडर करता हूँ। टोटल कितने कार्बन है, यहाँ पे 3 है। ओके, अभी यहाँ पे सपोज ये वाले पहले वाले कार्बन में अगर आप देखोगे, ये पहला रखता हूँ, ये ग्रुप आपका डिफरेंट है, दूसरा ग्रुप आपका डिफरेंट है, तीसरा ग्रुप आपका क्या होगा, ये वाला होगा। ओके, तीसरे ग्रुप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या है, आपका Cl और OH है, ठीक है, ये आपका ग्रुप हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां से भी अगर आप देखोगे तो आपको Cl और OH दिख रहे हैं, तो ये वाला जो आपका कार्बन है वो आपका असिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा, ठीक है। यहां से अगर आप देखोगे, यहां से अगर आप, ये आपका पहला वाला हो गया, तो पहला वाला तो आपका असिमेट्रिक सेंटर नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, दूसरे वाले कार्बन पे जाते हैं। ये आपका एक ग्रुप है, ये आपका दूसरा ग्रुप है, ठीक है, ये आपका तीसरा ग्रुप हो गया। और अगर आप तीसरे ग्रुप को देखोगे यहाँ पे, और तीसरे ग्रुप को देखोगे तो यहाँ पे आपका Cl और H है, और चौथे ग्रुप को देखोगे तो आपका OH और H है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला क्या है, एक सिमेट्रिक कार्बन है, ओके, असिमेट्रिक सेंटर है। उसी तरीके से आप कार्बन नंबर 3 पे चले जाओ, तो कार्बन नंबर 3 पे अगर आप जाते हो तो कार्बन नंबर 3 में भी आपका ये ग्रुप क्या है, आपका डिफरेंट है, ये ग्रुप आपका डिफरेंट है। ओके, यहाँ से आपका OH और H आ रहा है तो ये ग्रुप आपका डिफरेंट हो गया, और यहाँ से आपका Cl और H आ रहा है तो ये ग्रुप का हो गया, आपका डिफरेंट हो गया। ओके, तो इसके अंदर जो असिमेट्रिक सेंटर है वो कितने हैं, आपके 2 ही है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से असिमेट्रिक जो सेंटर है वो आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ओके, और मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा जो दिक्कत है वो आनी चाहिए आपको। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास ये एक आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको इस एग्जाम्पल के अंदर बताना है कि इसके अंदर कितने असिमेट्रिक यहाँ पे आपको जो सेंटर है वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, ये आपका OH यहाँ से आपका ये, फिर आपका यहाँ पे ये OH है कार्बन के साथ, ये आपका हाइड्रोजन हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये वाला एक ग्रुप हो गया, ये NH2 हो गया। ओके, अभी मुझे बताओ कि इसके अंदर कितने असिमेट्रिक सेंटर आपको दिख रहे हैं, वो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे इस चीज को, ठीक है, तो आप बता सकते हो क्या कि इसके अंदर कितने असिमेट्रिक सेंटर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, सपोज यहाँ पे मैं ये कार्बन नंबर 1 लेता हूँ, ओके, ये वाला कार्बन, यहाँ पे एक ग्रुप अलग है, ये आपका दूसरा ग्रुप अलग है, ये तीसरा और ये चौथा, तो एक तो हो गया आपका फिक्स। दूसरा अगर मैं क्या करता हूँ, ये वाला कार्बन लेता हूँ, तो ये वाले कार्बन में देखोगे तो OH आपका कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो ये ग्रुप आपका हो गया। उसके बाद आपका कौन सा, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन आ जाएगा बैक साइड में, ये दूसरा हो गया। ओके, ये आपका तीसरा होगा और ये आपका चौथा हो गया, तो यहाँ पे आपके कितने, 2 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, नंबर ऑफ जो आपके असिमेट्रिक सेंटर हैं वो कितने आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, 2। ओके, इसमें भी आपको 2 असिमेट्रिक जो सेंटर है वो कार्बन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसके बाद जो एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ वो एग्जांपल आपको खुद से सॉल्व करना है, और उसका जो आंसर है वो आपको मुझे क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट एग्जांपल है, तो आप आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका एक डायग्राम है जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है, सपोज यहाँ पे आपका एक डायग्राम बन गया, यहाँ पे आपका क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, ये आपके, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपके कितने हैं, 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पे आपके कितने हैं, 2 हाइड्रोजन ग्रुप है। ओके, यहाँ पे आपके कितने हैं, 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। अभी मुझे आप बताओ कि इसके अंदर कितने असिमेट्रिक सेंटर है, आपको ये मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करके आपको बताना है। ओके,
और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप असिमेट्रिक सेंटर को आप फाइंड करते हो तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो चारों अलग अलग होनी चाहिए। ये आपका एक सबसे कॉमन जो आपको याद रखना है, तभी आप जाके आप आसानी से ऐसे सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। ओके, तो आपको यहां तक तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आप अगर इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करते हो तो इसका एक सिंपल सा है, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे मैं आपको एक कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर करके देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ जाए, ठीक है। फिर इसके फॉर्मूला ये सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। सपोज यहाँ पे आपके पास एक ये है बेंजीन का रिंग है। अभी आपको देखना है कि इसके अंदर क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, यहां से प्रेजेंट होगा। अगर आप कहीं से भी इसको काटोगे तो आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने के लिए मिलेगा। आपको सेम यही कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। फिर जब आप सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लेते हो तो आपको फिर इसके अंदर देखना है यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लिया, अभी आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखना है। तो अगर आप इसके ऊपर एक्सिस यहाँ पे डालते हो यहाँ पे, तो क्या इसके अंदर आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री और यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों चीजें यहाँ पे आपको मिल रही है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। यानी एक तरह से जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वैसे कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ओके, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से, जिसके अंदर आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया या फिर आपका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, ये दोनों में से आपके कोई भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, अगर आप एसएन का जो फॉर्मूला है अगर आप देखें तो ये आपका आ जाएगा आपका सी एन प्लस आपका यहाँ पे सिग्मा एन। ओके, ये आपका क्या है, एक सिंपल सा जो फॉर्मूला है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री का इम्प्रॉपर, वो आपको हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, तो यहां तक आपको आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी जो दिक्कत है वो आपको आई होगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो पूरा टॉपिक है आपको पहले समझना होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इसका जो डायग्राम है वो आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर आपको डिटेल के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके जो एग्जाम्पल है, उसके जो अलग अलग जो क्वेश्चन है, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे एक फ्लेम लिया, ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फ्लेम है वो सोडियम आयोनाइज फ्लेम है, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपल सा आपका एक फ्लेम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इस फ्लेम को अगर आप ध्यान से देखो तो ये फ्लेम में से क्या होता है कि ये जो आपका फ्लेम है ये कुछ ना कुछ रेडिएशन यहाँ से क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। ये रेडिएशन क्या होता है, पास होने के बाद आपको पता है कि रेडिएशन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ओके, तो ये रेडिएशन क्या करेगा, ये चारों यानी 360 रोटेशन करेगा। ये इधर भी जा सकता है, ठीक है, ये इधर भी, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी, ये यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है, ये यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है। ओके, यानी लाइट का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ये आपको पता है। ये किसी भी एंगल में जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। ओके, अभी क्या होगा, यहाँ से जो लाइट यहाँ पे जो स्ट्रेट जाएगी वो स्ट्रेट लाइट क्या होगी, एक प्रिज्म के ऊपर गिरेगी। ओके, और मुझे नहीं लगता कि आपको प्रिज्म के बारे में आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत पड़ेगी। जब ये लाइट प्रिज्म के ऊपर गिरती है तो यहाँ से आपको पता है एक जो विबजियोर होता है, ठीक है, हमने पढ़ा होगा। यानी 7 कलर में से कोई भी एक कलर आपका यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल के आता है। और ये बाहर निकलने के बाद जो कलर है वो किसके ऊपर जाता है, एक मोनोक्रोमेटर के ऊपर जाता है। ओके, और मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है कि जो अलग अलग डायरेक्शन में जो लाइट आ रही है उनको एक बीम में कन्वर्ट करना, एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करना। ओके, तो जब ये मोनोक्रोमेटर एक सिंगल लाइन में इसको कन्वर्ट कर देगा, एक सिंगल यहाँ पे, ओके, फ्लेम में, उसके बाद ये जब फ्लेम होगा वो अलग अलग आप क्या ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इसका कोई डायरेक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, ये लाइट इस तरीके से भी हो सकती है, ये लाइट आपकी इस तरीके से भी हो सकती है, ये लाइट आपकी इस तरीके से भी हो सकती है। इसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद ये लाइट आपको डिफ्लेक्शन करते हुए आपका कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका यहाँ पे और डिटेक्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ से आपका जो भी लाइट निकलेगा वो सीधे आपका कहाँ जाएगा, डिटेक्टर के अंदर जाएगा। और डिटेक्टर के अंदर जाने के बाद जो भी आपकी रीडिंग आती है वो आपको क्या करेगा, यहाँ पे जो कंप्यूटर है उसके अंदर आपको जो देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से एक सिंपल सा सेटअप होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। ओके, यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कंपाउंड है उसको रखते हैं। ओके,
कंपाउंड को रखने के बाद हम क्या करते हैं, कंपाउंड को एनालाइज करते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ लाइट रेडिएशन। और उसके बाद हम लोग उसको एनालाइज करते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। और हमने बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे होते हैं, उसके अंदर आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये दोनों चीजें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ओके। और इसकी कुछ बातें हैं जिसको आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये सारी जो चीजें हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि अगर आपका जो लाइट है, अगर कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ओके। अगर आपका कोई भी जो कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे सपोज आपका यहाँ पे जो कंपाउंड है वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को यहाँ पे रोटेट करता है, कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, ओके, यानी पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, तो दैट कैन बी, ओके, दैट कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ओके। तो अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को अगर कोई इफेक्ट करता है तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को, और तो हम लोग वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, ओके। इफ द कंपाउंड डू नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, ओके। अगर पीपीएल रोटेट नहीं हो रहा है, ओके, पीपीएल अगर नॉट रोटेट, ओके, नॉट रोटेट, अगर कोई कंपाउंड पीपीएल को रोटेट नहीं कर रहा है तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट कैन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ओके। तो हम लोग ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इनएक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें आपको किस तरीके से देखनी है, ओके। और जो आपको और भी कुछ चीजें हैं जो जाननी है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बता दिया करो कि आपको और क्या टॉपिक के अंदर चाहिए और क्या चीजें हम लोग स्किप कर रहे हैं। हम लोग अपने हिसाब से सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको आप प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक स्टेप को, हर एक जो चीज है जो आपको इंफॉर्मेशन आपको दे सकती है, आपके पेपर में हेल्प कर सकती है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। और अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट लगता है तो हमने जैसे कहा है, हर वीडियो में कहते हैं कि प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके वो सारी चीजें आप बता सको। और जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें भी आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो आप उसमें भी हमें बता सकते हो, उसमें भी हम चेंजेस लाने की ट्राई करेंगे, ओके। और अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें बताएं, आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां पे भी आपके जो भी डाउट है आप वहां पे पूछ सकते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहें, ताकि आपका जो CSIR नेट केमिकल साइंस का जो प्रैक्टिस है, जो आपका उसका जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो बहुत स्मूथली तरीके से होता रहे। और यहाँ पे एक और चीज है, इसके साथ साथ जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।